डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा कि भारत में दुनिया का फूड बास्केट बनने की है क्षमता। हमें बढ़ना चाहिए हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, बागवानी, पशुपालन और डेयरी और मछली पालन की तरफ। इस तरह भारत बन सकता है एक बड़ा फूड एक्सपोर्टर। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के अवसर पर नई दिल्ली में जारी की इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टर परीक्षण संहिता और इससे स्वच्छ कृषि प्रौद्योगिकियों में नवाचार, कार्बन उत्सर्जन में कमी और सतत कृषि मशीनीकरण को मिलेगा बढ़ावा। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया हिस्सा। कहा कि आयुष्मान भारत योजना से देश में आया है बड़ा बदलाव। IMA ने चिकित्सा के क्षेत्र में दिया है बहुत अधिक योगदान। कोरोना काल में डॉक्टरों ने रोगियों को दी सर्वोच्च प्राथमिकता। देश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कुछ दिनों तक घने कोहरे का अनुमान। उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल तक शीतलहर की आशंका। अंडमान निकोबार में 31 दिसंबर तक तेज हवा और गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित किया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सचिवों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने, गरीबों को सशक्त बनाने और विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए हम लोग कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरीज की ये कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हुई है कि जब भारत में अगली पीढ़ी के रिफॉर्म्स हो रहे हैं और ये रिफॉर्म्स तेजी से हो रहे हैं और इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का मुख्य इंजन भारत के युवा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास देश की डेमोग्राफी को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री ने गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि हम जो भी करें उसे अच्छे से करें, शासन हो, डिलीवरी हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, इन गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आइए मेड इन इंडिया को क्वालिटी का पर्याय बनाने और जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में सब मिलकर काम करें। पीएम ने गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी के मामले में नया वर्क कल्चर अपनाने के लिए खास कदम उठाने पर जोर दिया। लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के बारे में भी बात की गई और इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन, यूथ एम्पावरमेंट, स्पोर्ट और दूसरे कई विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने राज्यों से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और सर्विस सेक्टर को मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने सबसे आह्वान किया है कि हम सब भारत को एक ग्लोबल सर्विस ज्वाइंट बनाने का लक्ष्य रखें। भारत में दुनिया की फूड बास्केट बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, बागवानी, पशुपालन, डेयरी और मछली पालन की तरफ बढ़ना चाहिए और इसी तरह से भारत एक बड़ा फूड एक्सपोर्टर बन सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) ने चिकित्सा को क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान किया है। अहमदाबाद में आयोजित एसोसिएशन के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से देश में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने रोगियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य का सीधा रिलेशन स्वास्थ्य बचाने के लिए खर्चा करने की क्षमता पर था।
तो 5 लाख और कई राज्यों ने 10-10 लाख की योजना की है, तो 15 लाख तक का पूरा खर्चा आज 70% भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया और 5 लाख का 100% भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आयुष्मान भारत ने भारत की स्वास्थ्य में बहुत बड़ा अंतर लाया है। 1,65,000 करोड़ का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके स्तर के यहाँ सभागार में बैठे वो डॉक्टरों को दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं पीएससी और सीएससी की बात करता हूँ। 1,65,000 करोड़ रुपया सीएससी, पीएससी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और पब्लिक हेल्थ सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए हमने किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद, गुजरात में नवा वणझर गांव के 205 परिवारों को भूमि आवंटन के प्रमाण पत्र वितरित किए और इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज वणझर गांव में एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग घटित हुआ है। उन्होंने कहा कि विस्थापियों को विपक्षी पार्टी की सरकार ने स्थायी तौर पर बसाकर भविष्य के भरोसे छोड़ दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने ढूंढकर पट्टा देने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि विकास के साथ गांव तो शहर में बदल गए हैं, लेकिन इन शहरों के समग्र समाधान के लिए बड़ा बजट और लंबा समय आवश्यक था। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना पूरी होने पर कुल लगभग 400 करोड़ रुपए का खर्च होगा और ये भी लंबे समय से चली आ रही समस्या का स्थायी समाधान सिद्ध होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि लगभग 400 करोड़ रुपए के खर्च से इन 15 लाख लोगों के निवास की जगह से रोजमर्रा के गंदे पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था हो गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि वेस्टर्न ट्रंक लाइन का लोकार्पण इतने कम समय में होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना एशिया में पहली बार माइक्रो टनलिंग तकनीक का उपयोग हुआ है, यानी कि जमीन के नीचे से ही पाइप बिछाई गई है और ऊपर से खुदाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टर परीक्षण संहिता जारी की। भारतीय मानक ब्यूरो BIS इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों की सुरक्षा, विश्वसनीयता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए एक समान और मानकीकृत परीक्षण प्रोटोकॉल के माध्यम से भारतीय मानक बताता है और इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टर परीक्षण संहिता सभी हितधारकों के बीच एक समान शब्दावली, सामान्य दिशा निर्देश और इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों पर किए जाने वाले परीक्षणों, PTO पावर, ड्रॉ बार पावर और बेल्ट और पुली आदि के प्रदर्शन के संबंध में एक सामान्य समझ बनाती है और इसमें कंपन मापन, विनिर्देश सत्यापन और इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों के विभिन्न घटकों और असेंबली के निरीक्षण को भी शामिल किया गया है। ये मानक कृषि ट्रैक्टर परीक्षण संहिता देश में इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों को व्यापक रूप से अपनाने में सुविधा प्रदान करेगा, स्वच्छ कृषि प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देगा और उत्सर्जन को कम करने और सतत कृषि मशीनीकरण में योगदान देगा। बिहार के बक्सर में इटाड़ी प्रखंड के बसाव खुर्द गांव में रविवार को गेहूं की बुआई से पूर्व गेहूं के बीज का नैनो DAP से उपचार किया गया और इससे कि फसल की बेहतर शुरुआत सुनिश्चित हो सके। इस प्रक्रिया में इफ्को के सहायक फील्ड ऑफिसर ने किसानों को नैनो लिक्विड DAP के उपयोग की जानकारी दी और स्वयं बीज उपचार कराकर उसका प्रदर्शन किया गया और सहायक फील्ड ऑफिसर ने बताया कि नैनो DAP से बीज उपचार करने पर अंकुर क्षमता बेहतर होती है और पौधों को शुरुआती अवस्था में आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। उन्होंने कहा कि बुआई से पहले 1 क्विंटल गेहूं के बीज में 500 ml नैनो लिक्विड DAP मिलाकर उपचार करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और रासायनिक खाद की आवश्यकता भी कम हो जाती है और इस तकनीक से किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है।
और अब बात करते हैं विकसित भारत जी राम जी कानून की। कांग्रेस के पास ना नियत थी और ना ही नीति। BVG राम जी को लेकर चल रहे विवाद पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के विवादित सवालों का जवाब तथ्यों के तीखे बाण से दिया है। उन्होंने शनिवार को कांग्रेस पर BVG राम जी अधिनियम के तहत श्रमिकों की सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और ग्राम पंचायतों की शक्तियों के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्षी दल के आरोपों को बेबुनियाद और भ्रामक करार दिया। देखिए, ये पहले बनी नरेगा और नरेगा के बाद जब चुनाव आया 2009 का, तो चुनावी लाभ के लिए महात्मा गांधी जी का नाम का उपयोग किया गया। इसके पहले कितनी योजनाएं महात्मा गांधी जी के नाम पर बनी, एक परिवार, एक खानदान के नाम पर कितनी योजनाएं बनाई कांग्रेस और यूपीए की सरकारों ने। ये जो योजना बनी है विकसित भारत जी राम जी, इसमें गांधी जी का दर्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने पंच निष्ठाओं में ही गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्वीकार किया है, स्थान दिया है पूरा। कांग्रेस तो गांधी जी के नाम पर केवल राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करती रही है। और विकसित भारत जी राम जी योजना पर उत्तराखंड के लोगों ने खुशी जताई है। लोगों ने कहा है कि इस योजना से लोगों को पहले से ज्यादा रोजगार मिलेगा। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। पहले जो मनरेगा का जो काम था गांव में वो 100 दिन का था और अब मोदी जी ने उसे 125 दिन का कर दिया है। और इसमें हमारी जो गांव की महिलाएं हैं काफी अच्छा काम करती है, उन्हें काफी हेल्प मिलती है। जैसे कि गांव में आपको पता ही है कि कोई रोजगार के साधन नहीं है, तो मनरेगा रोजगार का बहुत बड़ा साधन है गाँव की महिलाओं के लिए। पहले 100 दिन मनरेगा की दिहाड़ी करी जाती थी ग्रामीण द्वारा, और अब वही ये दिहाड़ी अभी 125 दिन है, जिसका एक ग्रामवासियों के लिए भी फायदा है कि जो 125 दिन अब वो काम कर सकते हैं साल भर में। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि पहले मनरेगा में कुछ ही कार्य किए जाते थे, अब बहुत सारे कार्य मनरेगा के द्वारा किए जा रहे हैं। पहले जो मनरेगा नाम से थी उसमें केवल 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का कर दिया गया है। और कुछ काम ऐसे थे जो कि गांव में कम काम थे, उसमें काम बढ़ा दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ इस योजना से और मजदूरों को और अधिक फायदा होगा। एक परिवार को पहले केवल 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का मिलेगा, इस हिसाब से भी फायदा होगा। दूसरी बात, जो काम बढ़ाए गए हैं, पहले तो बहुत कम काम थे इसमें, अब थोड़ा कामों की संख्या बढ़ाई गई है। और विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर चंडीगढ़ के लोगों ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि नए कानून से अब लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए धन्यवाद कहा। काम मिला करदा, पहले तो हम बड़े खोदा करते, फिर नार पर गाल में खोल में सारा देन लागी काम में नरेगा वाला बोलिया कर दे। बढ़िया राम जी का नाम आवा है बीच में। सरकार बहुत बढ़िया कानून लेके आई है जी। इस कानून से जब सभी हम मजदूर भाई सब संतुष्ट हैं और इस बात से सहमत भी हैं। बड़ी खुशी हुई। अगजी जो 100 दिन का काम मिला करता नहीं, ई-वीसा कानून आ गया, इस कानून से हम यूँ संतुष्ट हैं। यूँ 100 दिन की बजाय तो 125 दिन का काम करते हैं। पहले 100 दिन का काम था, अब 125 दिन का काम आ रहा है। बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है जी, नाम लेने में बढ़िया लगा है जी राम जी। अब 125 दिन का काम है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 4 के तहत लागू की गई 2 पाबंदियों को अब स्थायी कर दिया गया है। मंत्री ने बताया है कि अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के किसी भी वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और ये व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। और इसके साथ ही दिल्ली में बाहर से आने वाले ऐसे वाहन जो BS6 मानकों पर
खरे नहीं उतरते हैं उनके प्रवेश पर भी रोक रहेगी। और इस दौरान पर्यावरण मंत्री ने मौसम को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम के फिर से बिगड़ने की आशंका है और इस पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ कहा है कि सरकार का उद्देश्य यही है कि दिल्ली के लोगों को बार बार प्रदूषण से जुड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं देश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है। भीषण सर्दी और कोहरे से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। दृश्यता कम होने के कारण सड़कों पर चालक वाहनों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर में आज घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया है। तो वहीं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे का अनुमान लगाया गया है। और इस दौरान सोमवार को दोपहर तक दिल्ली में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जो दोपहर बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो जाएगी। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आने वाले कल तक शीतलहर की आशंका जताई गई है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 31 दिसंबर तक तेज हवा और गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। जिस तरह से दुनिया स्वच्छ ऊर्जा एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ रही है, तो वहीं महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण भू राजनीति का नया मोर्चा बन गया है। ऐसे समय में भारत भी अपने ऊर्जा परिदृश्य के भविष्य की पुनर्कल्पना कर रहा है और देश को अधिक उन्नत और सुदृढ़ परमाणु पारिस्थितिकी तंत्र की ओर ले जाने के लिए एक नया विधायी कदम उठाया गया है। सतत परमाणु ऊर्जा दोहन एवं विकास भारत रूपांतरण शांति विधेयक 2025 परमाणु क्षेत्र को नियंत्रण करने वाले कानूनों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। भारत में हाल के वर्षों में अपने ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ऊर्जा सुधार सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ, ये हुआ कानूनों में बदलाव करने से, सिस्टम को दुरुस्त करने से और क्षमता बढ़ाने से। 2025 में भारत की ऊर्जा कहानी भी ऐसी ही रही। ये वो साल रहा जब सालों से अटके सुधार अब जमीन पर उतरते दिखे। 2008 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते के 17 साल बाद भारत ने उससे जुड़ी नीतिगत जड़ता को खत्म किया। शांति बिल के जरिए परमाणु ऊर्जा से जुड़े जिम्मेदारी कानूनों को आधुनिक बनाया और नियंत्रित निजी भागीदारी का रास्ता खोला गया। इससे भारत वैश्विक मानकों के अनुरूप आया। करीब $150 अरब के निवेश की संभावना बनी और परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ व भरोसेमंद बेस लोड ऊर्जा के रूप में मजबूती मिली। इसके साथ ही भारत ने एक बड़ी कमजोरी पर भी ध्यान दिया, महत्वपूर्ण खनिजों की कमी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 7,280 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य देश में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का घरेलू उत्पादन बढ़ाना है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टरबाइनों, एरोस्पेस सिस्टम और आधुनिक रक्षा उपकरणों के लिए बेहद जरूरी है। अब तक भारत इनकी आपूर्ति के लिए कुछ गिने चुने वैश्विक देशों पर काफी हद तक निर्भर रहा है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ जैसे खनिजों को ऊर्जा नीति का केंद्र बनाया गया। खनन से लेकर प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग तक सरकार का लक्ष्य साफ है, आपूर्ति सुरक्षित करना और मूल्य देश में ही बनाए रखना। देश में बिजली के क्षेत्र में भी कई बड़े सुधार हुए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के जरिए वितरण व्यवस्था को मजबूत किया गया, नेटवर्क को आधुनिक बनाया गया और किसानों व कमजोर उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई। अब बिजली को संकट नहीं बल्कि आर्थिक बुनियादी ढांचे के रूप में देखा जा रहा है। 2025 के मध्य तक भारत दुनिया के अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देशों में शामिल हो चुका है। कुल स्थापित नवीकरणीय क्षमता में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है, पवन ऊर्जा में भी चौथे और सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर है। साल 2014 के बाद से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 3 गुना हो चुकी है, जबकि सौर ऊर्जा की क्षमता में करीब 40 गुना तक का इजाफा हुआ है।
नवीकरणीय ऊर्जा में भी भारत ने बड़े पैमाने पर काम किया। सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता तेजी से बढ़ी। पेरिस जलवायु लक्ष्य तय समय से पहले पूरे हुए और गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 40% से अधिक हो गई। 2025 में भारत ने सिर्फ इरादे नहीं दिखाए, सिस्टम बनाए। ये बदलाव है वादों से वास्तविक ऊर्जा शक्ति की ओर। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में इस समय तैयार हो चुकी धान की फसल की कटाई जारी रखें। यहां आलू की फसल को अत्यधिक ठंड और शुष्क मौसम से बचाने के लिए नियमित हल्की सिंचाई करते रहें। मिट्टी में नमी बनाए रखने और तापमान संतुलित रखने के लिए पुआल या सूखी पत्तियों से मल्चिंग करें। इसके साथ ही पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों में आवश्यकता के अनुसार हल्की सिंचाई करें ताकि ठंड और नमी की कमी से फसल को नुकसान न हो। असम में बोरो धान की नर्सरी की बुवाई जारी रखें और तैयार पौध की रोपाई मुख्य खेतों में पानी की उचित व्यवस्था के साथ करें। नए बोए गए बोरो धान के नर्सरी को कोहरे और ठंड से बचाने के लिए पारदर्शी पॉलीथीन शीट से ढकें। यहां गेहूं की बुवाई जारी रखें और रबी मक्का की बुवाई पूरी करें। फूल अवस्था में पहुंच चुकी राई और सरसों की फसल में जीवन रक्षक सिंचाई दें। यहीं केले के गुच्छों को कम तापमान से बचाने के लिए सफेद पॉलीथीन से ढकें। रबी सब्जियों के खेतों में भी आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। मेघालय में अदरक और हल्दी की खुदाई जारी रखें। यहां मटर, गोभी वर्गीय फसलों और अन्य खड़ी फसलों में बेहतर अंकुरण और बढ़वार के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखें। मिट्टी की स्थिति के अनुसार 5 से 7 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें और अधिक पानी देने से बचें। मिजोरम में टमाटर, बैंगन, मिर्च और पत्तागोभी जैसी सब्जियों की रोपाई जारी रखें। सरसों, मक्का और टमाटर की फसलों में शाम के समय हल्की सिंचाई करें ताकि ठंड का असर कम हो। त्रिपुरा में बोरो धान की बुवाई जारी रखें। रात के तापमान में गिरावट को देखते हुए नर्सरी बेड को पारदर्शी पॉलीथीन शीट से ढककर पौधों की सुरक्षा करें। यहीं गोभी वर्गीय सब्जियों में हल्की सिंचाई करें और सिंचाई के बाद मल्चिंग जरूर करें। मणिपुर में आलू की रोपाई के बाद खेत को पुआल से ढकें ताकि छोटे पौधे ठंड से सुरक्षित रहें। नागालैंड में सर्दियों की सब्जियों की रोपाई जारी रखें। खड़ी फसलों में, खासकर संवेदनशील अवस्थाओं में, हल्की और बार बार सिंचाई करें। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए फसल अवशेष, पुआल या पॉलीथीन से मल्चिंग करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे के दूसरे दिन आज जमशेदपुर में 2 प्रमुख कार्यक्रमों में शिरकत की। राष्ट्रपति संथाली भाषा की ऑल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह और एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को राष्ट्रपति ने संबोधित किया। अहमदाबाद में सांस्कृतिक उत्सव नमो उत्सव का आयोजन किया गया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, विचार और राष्ट्र सेवा को समर्पित इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, विधि विधान से किया पूजा पाठ और प्रतिष्ठा द्वादशी यज्ञ में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से विधानसभा वार जारी किए एससी, एसटी और ओबीसी प्रमाण पत्रों के साथ जन्म प्रमाण पत्रों का डेटा मांगा। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।